स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। के मुद्दे पर लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रहा है। ईरान की लड़ाई में बहुत कोशिश की अमेरिका ने कि स्पेन अपना बेस दे दे, इस्तेमाल करने दे, धमकी दी गई। व्यापार बंद करने का, बिजनेस बंद करने की धमकी दी गई उनको। साथ में उनको धमकी दी गई कि वहां पर जो अमेरिकी सैनिक हैं उनको हटा लिया जाएगा। यह भी धमकी दी गई कि नाटो से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन स्पेन दबा नहीं, झुका नहीं। गजा के मामले पर और ईरान के मामले पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रहा। जाहिर है कि इससे इजराइल और अमेरिका में एक नाराजगी पैदा हुई और उसके बाद स्पेन के खिलाफ साजिश शुरू की गई। नेतन्याहू का जो बेटा है यावर नेतन्याहू, 2019 की एक पोस्ट आपको दिखाता हूं जिसमें वो कहता है कि सेउटा और मेलिला स्पेन के पास क्यों हैं, और सेउटा और मेलिला ये जो दो शहर स्पेन के पास हैं, इनकी जो इनको मुक्त कराने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे। तो स्पेन से इनको दिक्कत तो पहले से थी। अब मोरक्को जो है, भले वहां के शासक का नाम मोहम्मद हो, लेकिन मोरक्को पूरी तरह से इजराइल के गोद में बैठा हुआ, अमेरिका के गोद में बैठा हुआ देश है। मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद वो इजराइल का बड़ा सपोर्टर है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब मोहम्मद, जो वहां के हैं मोहम्मद 4 या मोहम्मद 5, क्या नंबर मुझे ठीक याद नहीं है, जो मोरक्को के शासक हैं, वो लंदन की गलियों में शराब पीकर भटकते हुए मिले थे। तो मोरक्को पूरी तरह से इजराइल की गोद में है और इजराइल के इशारे पर ही मोरक्को ने अपने यहाँ के अपराधियों को, अपने यहाँ के जो जेल में बंद कुछ उनके अपराधी थे, उनको इस शहर में घुसाने की कोशिश की, स्पेन को डिस्टर्ब करने की, स्पेन को बदनाम करने की कोशिश की। तो स्पेन में जो कुछ कल हुआ है उसके पीछे साफ साफ इजराइल का हाथ है। कल आप देखेंगे कि इजराइल के यूएन में जो राजदूत हैं डैनी डेनन, उन्होंने स्पेन पर निशाना बनाया कि स्पेन इजराइल को नसीहत देता है, लेकिन सेउटा में इमरजेंसी क्यों उसको घोषित करनी पड़ी है? इसलिए घोषित करनी पड़ी है क्योंकि सेउटा में आपने बदमाशी करने की कोशिश की। सवाल यह भी पूछा कि स्पेन अफ्रीका में सेउटा और मेलिला पर अब भी अपना कंट्रोल क्यों रखता है? तो पूछना यह चाहिए कि इजराइल किस हक से गजा पर कंट्रोल करता है और यूरोप के तमाम मुल्क इस तरह के छोटे छोटे इलाकों में अपना कब्जा क्यों रखते हैं? अमेरिका ऐसे कई छोटे इलाकों में अपना कब्जा क्यों रखता है? डैनी डेनन को जवाब दिया स्पेन के मंत्री ऑस्कर पुएंते ने। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ क्लियर होता जा रहा है कि इसके पीछे कौन था। तो स्पेन में जो कुछ हुआ है उसके पीछे ईरान और गजा का मामला है, इसीलिए स्पेन पर बात करना मुझे जरूरी लगा और मैंने बात की। अब आप ये देखिए कि अगर हमला होता है तो क्या होगा। मैंने आपको बताया कि अगर हमला करता है अमेरिका और इजराइल, अगर हमला करते हैं, तो मेरे लिए यह बड़ा सवाल नहीं है कि ईरान कैसा जवाब देता है। सब जानते हैं ईरान कैसा जवाब देगा और लड़ाई बड़ी हो जाएगी। मेरे लिए सवाल यह है कि ईरान केवल खाड़ी देशों पर हमला करेगा या कुछ और देश इस चपेटे में आएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 दिन पहले अराक्ची ने बाकायदा एक बयान जारी किया, साइप्रस को लेटर लिखा, बुल्गारिया को लेटर लिखा और कुछ और कंट्रीज को यह लेटर लिखा कि आपके बेसिस का इस्तेमाल हमारी जमीन पर हमले के लिए हो रहा है और यह अच्छी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि यह एक धमकी है कि अगर इन इलाकों में इनके जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हुआ तो ईरान बुल्गारिया को भी निशाना बना सकता है, साइप्रस को भी निशाना बना सकता है और निशाने और आगे तक जा सकते हैं। यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज के ऊपर अटैक किया था। ईरान ने कहा था हम पलट के अटैक करेंगे। उसके बाद यूक्रेन ने माफी मांग ली थी। लेकिन अगर यह लड़ाई इतनी बड़ी होती है कि यूरोप तक पहुंचती है, साइप्रस और बुल्गारिया भी इसके चपेट में आते हैं, तो फिर इसका मानी बहुत सीधा होगा कि यह एक छोटे मोटे विश्व युद्ध या जिसको आलमी जंग कहते हैं, वर्ल्ड वार कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ट्रंप के आसपास जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ तो सेन होंगे, कुछ के पास तो दिमाग होगा। अगर वो ट्रंप को समझा पाते हैं तब तो ठीक, लेकिन अगर ट्रंप को नहीं समझा पाते हैं तो इजराइल के चक्कर में ट्रंप
होर्मुज की खाड़ी में अमेरिका के पूरी हेजीमनी को, अमेरिका की पूरी समृद्धि को वैसे ही डुबो देगा जैसे इंग्लैंड ने कभी अपनी हेजीमनी को स्वेज कैनाल में डुबो दिया था। एक बात बहुत साफ है कि अब यह लड़ाई अगर इस तरह की होती है तो दो ही सूरतों में रुकेगी। या तो अमेरिका अपना मालो असबाब लपेट के मिडिल ईस्ट से गायब हो जाए, और या ईरान खत्म हो जाए, ईरान की पूरी रिजीम खत्म हो जाए। दोनों के लिए यह वजूद की लड़ाई जैसा बन जाएगा। और फिर यह लड़ाई कब तक जाएगी, कहां तक जाएगी, क्या क्या नुकसान पहुंचाएगी, कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाना आज किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अमेरिका की दिक्कत यह है कि उसको लगता है कि ईरान की कोई मदद कर रहा है तो वो अपराधी है। अब देखिए, एनबीसी न्यूज एक बार फिर से यह खबर चला रहा है कि अमेरिका और ईरान का जो टेंशन चल रहा है उसके दौरान रशिया ईरान को सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी दे रहा है। अब देखिए, रशिया आपका दुश्मन है, रशिया ईरान का दुश्मन तो नहीं है। अगर आपको तमाम मुल्क, तमाम यूरोप के मुल्क अगर आपको मदद कर रहे हैं, अगर इंडिया जैसा मुल्क यह खबर आती है कि लगातार इजराइल को हथियार बेच रहा है, भेज रहा है, तो फिर रशिया अगर ईरान की मदद कर रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं आपको बताता हूं, ये खबरें क्यों चल रही हैं ये मैं आपको बताता हूं। रशिया को लेकर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है अमेरिका में, यूरोप में, सारी जगहों पर कि जितना सैंक्शन हो सके उतना करो। सब मिलकर यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, सब मिलकर यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं, सब मिलकर यूक्रेन को हर तरह की इमदाद अवेलेबल करा रहे हैं। मैं फिनलैंड में गया था तो पता चला वहां पूरा एक कैंप बना हुआ है जहां यूक्रेन से आए हुए लोग रहते हैं और फिनलैंड की गवर्नमेंट उनका खाना पीना, रहना और बाकी सब कर रही है। जब मैंने पूछा तो पता चला कि कई सारे यूरोपीय नेशन में यूक्रेनियंस को अलग से किस स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, घर और ये सारा कुछ दिया जा रहा है, जिससे लोकल लोग नाराज हैं, लेकिन फिर भी किया जा रहा है ताकि यूक्रेन रशिया को हरा सके। लेकिन इतने सबके बावजूद यूक्रेन रशिया को हराना छोड़िए, अपनी 1 इंच जमीन भी वो खाली नहीं करा पाया है जो रशिया ने कब्जा किया है। अगर ये सारे मुल्क पीछे हट जाएं तब तो रशिया यूक्रेन को शायद 24 से 48 घंटे में खत्म कर दे। लेकिन ये सारे के सारे मिलकर भी रशिया का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। रशिया ने यह बात क्लियर की है कि अगर इनमें से किसी की जमीन पर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर हम न्यूक्लियर पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूरोपीय नेशंस पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका में लगातार ट्रंप को यह भड़काया जा रहा है, एक पूरी लॉबी भड़का रही है कि रशिया के ऊपर अटैक करना शुरू करो। अब आप फर्ज कीजिए कि इस तरह की जो खबरें चलाई जा रही हैं कि ईरान को रशिया ये दे रहा है, ईरान को चाइना ये दे रहा है, सब जानते हैं कि रशिया और चाइना चाहेंगे कि ईरान अपने वजूद में बना रहे और उसके लिए मदद करेंगे। सब जानते हैं कि कैस्पियन सागर के रूट से रशिया और ईरान के बीच में बिजनेस होता है। यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो किसी को ना पता हो। अब फर्ज आप ये कीजिए कि ट्रंप इस ट्रैप में फंसता है और अटैक कर देता है, सीधे अटैक करता है रशिया के ऊपर, या रशिया से सीधी लड़ाई लड़ना शुरू करता है। इसका मतलब क्या होगा? रशिया अमेरिका को निशाना बनाएगा, रशिया निशाना बनाएगा यूरोप के मुल्कों को। इधर ईरान के साथ लड़ाई चल रही है, ईरान हमला करेगा उन सारे मुल्कों पे जो अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं। इधर बाकी सारी चीजें शुरू होंगी, कौन जाने नॉर्थ कोरिया भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दे, और उसके बाद जो कुछ होगा, अगर वो आलमी जंग नहीं होगी, अगर वो वर्ल्ड वार नहीं होगा तो क्या होगा? तो दरअसल चाहे एनबीसी की न्यूज हो, चाहे इस तरह की जो खबरें छप रही हैं या इस तरह की जो बातें हो रही हैं, वो सारी बातें इसीलिए हैं कि अमेरिका को और ज्यादा जंग में झोंका जाए, और अमेरिका अगर और ज्यादा जंग में खुद को झोंकेगा, ईरान में ही ऐसा फंसा है कि निकल नहीं पा रहा, तो आप ये समझिए कि अमेरिका के बर्बादी के दिन धीरे धीरे नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो खबर है वो गजा से एक बड़ी खबर है। गजा में ये कहा गया, ये खबर आई, ट्रंप ने कहा कि हमास के लोग अपना हथियार छोड़ने को तैयार हैं। मैंने यह खबर पढ़ी, सुनी, अपने यहां कोट भी की, लेकिन इस पर ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि हमास का जब तक रिएक्शन नहीं आ जाता तब तक इस पर बात करने का कोई खास मानी था नहीं। अब हमास का रिएक्शन आया है और हमास का यह कहना है कि अगर हम हथियार छोड़ते हैं, और हम हथियार छोड़ने को तैयार हैं, जो आप एनसीएजी जो आपने बनाया है, नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन देने को भी तैयार हैं, लेकिन शर्त एक है कि इजराइल को भी सीज फायर के दौरान जो शर्त उसने मानी थी उसका पालन करना होगा और अपनी आर्मी को गजा से हटाना होगा। अब आप याद कीजिए कि अमेरिका जाने से पहले नेतन्याहू ने कहा था, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अमेरिका चाहता है कि हम गजा, सीरिया, लेबनान, हर जगह से अपनी आर्मी को हटा लें। यही वाला मामला था। अमेरिका ये जानता था कि गजा में हमास अपने हथियार छोड़ने को तो तैयार है,
लेकिन इसकी शर्त यही होगी